सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 16 माह पीडीएम की हुकूमत करने वाली तमाम जमातें इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ अब मैदान अमल में आ चुकी हैं। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ से मुतालिक वो इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो खासी तल्ख हैं, वो इल्ज़ामात भी खासे संगीन हैं। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से जो जवाब आ रहा है वो इतना मौसर वो नहीं है कि जितनी तलखी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से देखी जा रही है। आज उन्होंने एक बार फिर नून लीग को महंगाई लीग करार दिया और इस वक्त वो केपी के दौरे पर हैं। एक शहर से दूसरे शहर में इस वक्त उनके कन्वेंशन चल रहे हैं और एक तरह से अवामी राब्ता मुहिम और इलेक्शन कैंपेन वहाँ पर उनकी शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम नून लीग को भी बड़ा फाल इस वक्त देख रहे हैं। और पिछले दिनों बलूचिस्तान, उससे पहले सिंध की अहम तरीन जमात के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की और अब खबरें आ रही हैं कि अगले 10 दिन में फिर मियाँ नवाज शरीफ सिंध आएंगे और यहाँ पर बहुत सारी सियासी जमातों से और उनके कायदीन से भी उनकी मुलाकातें होनी और फिर बहुत सारे सियासतदान और अहम रहनुमा जो कि इलेक्टेबल्स होते हैं अपने अपने इलाकों में, जिनकी सीट्स कंफर्म होती हैं, वो शायद नून लीग में शिरकत करेंगे, शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो अब ये आने वाले दिनों में किस तरह से मुल्क की सियासत को आगे बढ़ना है, 8 फरवरी के इंतखाबात में कौन सी जमात सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी और क्या आगे चलकर एक बार फिर ये दोनों बड़ी जमातें और फिर दीगर जमातें हुकूमत में बैठी नजर आएंगी या फिर इस बार अपोजिशन और हुकूमत का मामला होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को हम एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त कैंपेन करते देखेंगे। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और आगे क्या कुछ निकलकर इलेक्शन से सामने आना है और क्या नून लीग का भी बयानिया उतना ही सख्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा या फिर वो मुफाहमत की बात करेंगे, क्या उनका मौक़िफ़ होगा, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अली गौर बलोच सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आयशा गुललाई साहिबा काफ लीग से भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो अली गौर बलोच साहब, इस वक्त मियाँ साहब अभी सिंध आ रहे हैं, इससे पहले MQM ने मुलाकात की, इत्तेहाद हुआ, बलूचिस्तान गए, बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस वक्त मियाँ साहब लाडले बने हुए हैं, इस वक्त उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेट किया जा रहा है। PDM के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो दरअसल सिर्फ नून लीग की वजह से थी, वो आपको महंगाई लीग भी कह रहे हैं। तो अब ये इन तमाम इल्ज़ामात का ये जो इस वक्त सवालात उठा रहे हैं बिलावल साहब, क्या जवाब है आपके और आपकी पार्टी के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि जिस वक्त हम लोग अपोजिशन में इकट्ठे थे उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद में शामिल थी। हमारे इत्तेहाद में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तेहाद था जब PTI की गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद जब अदम एतमाद हुआ और मतलब है कि एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारग किया गया, उस वक्त भी जाहिर है कि अदम एतमाद में भी पीपल्स पार्टी सरगर्म थी और ज़ाहिर है उसके बाद वजारतें लेने में, हुकूमत लेने में, हुकूमत को एंजॉय करने में भी पीपल्स पार्टी बिल्कुल पेश थी। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं, जो अलग अलग मतलब है कि हलकों से और अपने मतलब है कि मद्दे मुकाबले एक दूसरे के हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। और जाहिर है कि जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद असम्बलीज़ के अंदर पार्टीज पहुंचती है और उनकी जो भी स्ट्रेंथ आती है, तो वो अरबाब साहब उसके बाद तयन होता है कि किस पार्टी का कितना कद काट है। अगर वो कोई हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होना चाहती है तो उसको क्या शेयर मिलेगा, अगर अपोजिशन में है, हुकूमत में नहीं शामिल होना चाहती, तो वो जाहिर है हर पार्टी का अपना एक लीडरशिप अपना फैसला करती है। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि चूंकि हम इस वक्त इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी हो और तो या कोई भी पार्टी हो, वो जाहिर है दूसरी अपने मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टीज की तारीफ तो नहीं करेंगे, कोई ना कोई तनकीद तो करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पहलू काबिल जिक्र है जिसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ज़रा तनकीद का जो है वो अग्रेसिव पन जो है वो मतलब है कि उसमें आप कह रहे हैं कि नज़र आता है, यकीनी तौर पर नज़र आता है। हम अभी भी समझते हैं कि जब हम अपोजिशन में इकट्ठे रहे हैं, जब हम हुकूमत में इकट्ठे रहे हैं, तो हम तनकीद का और तंज के वो पहलू ना अपनाएं। कुछ ज़ाहिर है सियासी रवायात होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर हम कोई बात करें भी तो हम अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं, हम अपनी
पॉलिटिकल जो हमारी कोशिशें और काविशें उनकी बात करते हैं। तो जाहिर है कि जब पीपल्स पार्टी सिर्फ दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद करती है तो उससे पहले पीपल्स पार्टी को ये देखना होगा कि पिछले 15 साल में तो उनकी सिंध में हुकूमत है, और जिस तरह से कराची के हालात हैं, जिस तरह से अंदरून सिंध के हालात हैं, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। और उसकी उनके पैनिक होने की एक बुनियादी वजह है, जाहिर है पीपल्स पार्टी अब सिंध में भी अपने आप को पहले से कमजोर महसूस कर रही है। वहां पर नए इत्तेहाद भी बन रहे हैं, उनकी कारकर्दगी भी मुतासर कुन नहीं है अवाम के लिए, और जाहिर है मरकज में आकर भी उनके पास बड़ी अहम वजारतें। लेकिन अली गौहर साहब, ये नए इत्तेहादों से मुतालिक तो वो कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद तो उल्टा MQM और मुस्लिम लीग नवाज के हक में नहीं होंगे, बल्कि ये उनके लिए नुकसानदेह होंगे, पीपल्स पार्टी को फायदा होगा इसका। इस बात की क्या बुनियाद है? और जब आप ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत तल्ख हो रही है, हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप माजी में भी रही है, तो ऐसा लग रहा है, ये तासुर उभर रहा है कि आगे भी चलकर शायद आप लोगों को हुकूमत में ही साथ बैठना है, और इसलिए शायद आप लोगों की तरफ से वो इतना मौसर जवाब नहीं दिया जा रहा, या उसी जितनी गर्मी पीपल्स पार्टी की जानिब से दिखाई जा रही है उस हिद्दत के साथ आप लोग नहीं जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए अरबाब साहब, इसका तयन तो 8 फरवरी को अवाम करेंगे कि ये जो इत्तेहाद MQM के साथ हुआ है ये मौसर इत्तेहाद है या नहीं है। और जाहिर है कि जो पार्टी खाइफ होती है इत्तेहाद से, तो वो तो फिर यही कहेगी ना कि इस इत्तेहाद का कोई MQM की या नून लीग को फ़ायदा नहीं होगा। यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कराची से 2018 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और उनको धांधली करने के बाद भी 2 से भी कम वोट से वो सीट छीनी गई थी, वो एक्चुअली तो वो वहाँ से जीत चुके थे। फिर जब आपने देखा कि उसी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी रनर अप जो थे वो मिफ्ता साहब थे, PMLN के कैंडिडेट थे, और जाहिर है उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर भी हमने तो फिर भी उन जो भी नताइज आए उनको तस्लीम भी किया और उनका एहतराम भी किया। तो रहेगी बात ये कि हम तंदो तेज, हाँ जाहिर है कि जब कल को हो सकता है कि फिर ये पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो, हम नहीं चाहते कि फिर 90 की दहाई की सियासत शुरू हो। अगर हमारी तरफ से भी तल्ख बातें शुरू हो गई तो फिर जाहिर है कि मामलात काफ़ी जो है वो मुल्क में जो एक माहौल है जिसका कि हम तमाम पार्टीज दावेदार हैं PTI से हट के, कि हम मतलब है कि वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, बिला वजह की तनकीद नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि हम उनको जवाब मौसर नहीं दे रहे, लेकिन हम उन वाली ज़बान इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिस तरह से कि वो मतलब है। चलें अली साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। पीपल्स पार्टी का भी हम इस पर जरा मौक़िफ़ जानते हैं। सस्सी पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सस्सी साहिबा, ये बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि ये नून लीग नहीं महंगाई लीग है और वो पिछले 16 माह का हवाला देते हैं, तो उस हुकूमत में तो आप लोग भी शामिल थे, फिर किस बुनियाद पर वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ को लाडला कह रहे हैं? वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं या वो कौन सी ऐसी फैसिलिटेशन है कि जिसकी बुनियाद पर उनको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और सारी हवाओं का रुख इस वक्त नून लीग की तरफ है? जी वालेकुम। मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अभी हर जगह वो जा रहे हैं और दूसरे सूबों में भी बड़े जबरदस्त किस्म के वो जो जलसों से खिताब कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अपने वोटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। वहीं जो पिछली हुकूमतें हैं उस हवाले से भी उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो ख्याल है, वो उसका बयां कर रहे हैं। 16 साल महीने वाली हुकूमत बिल्कुल चैलेंजेस थे उस हुकूमत को, क्योंकि उसके लिए भी जो हिम्मत और हौसले से आगे जो कोई पार्टी अगर बढ़ी सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और आइसोलेशन में जो पाकिस्तान की उस वक्त जो खासकर PTI करके गई थी, मेरे ख्याल में उसमें काम की जरूरत थी। और बहुत ही कम अरसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफी हवालों से, काफी इंटरनेशनल फोरम्स और फ्रंट्स पर उन्होंने वो रिजल्ट दिया। लेकिन मुआशी हवालों से न सिर्फ अभी, लेकिन बिलावल साहब उस वक्त भी जब वो वजीर खारजा थे, या उनकी पार्टी आप देख सकते हैं पार्लियामेंट की आर्काइव्स की वो स्पीचेस भी, उसमें बरबला इजहार करते थे कि भाई ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई जाती दुश्मनी किसी भी पार्टी से नहीं है। हम जो है जमहूरी तकाजाओं के लिए आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और
सिस्टम में, जमहूरी सिस्टम में जहां जहां फ्लॉज है, अगर उसमें गलतियां हमसे हुई है तो हम उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। चेयरमैन बिलावल साहब मेरे ख्याल शशि में साहब, क्या उस दौर में वो जो पीडीएम के साथ आप हुकूमत में शामिल रहे, इत्तेहादी के तौर पर आप लोगों ने 16 माह साथ गुजारे, क्या उस वक्त आपके मौशी मशवरों को क्या नहीं माना गया जो इस वक्त बिलावल साहब बहुत ज्यादा उस दौर का जिक्र करते हैं, और वो महंगाई का और तमाम फैसलों का जिम्मेदार कुल्ली तौर पर वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज है? अरबाब साहब, एक तो ओवरऑल देख लीजिए कि एक तो तमाम बहुत ही शदीद किस्म के जो है यहाँ सैलाब की सिचुएशन थी। 1972 टाइम जो है सिंध में, पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर सैलाब की सी सूरत हाल थी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रंट पे आकर वो सारी चीजों को जो है वो डील करने की कोशिश की। खासकर सिंध में फंड्स नहीं भी थे, फिर भी हम जो है कोशिश कर रहे थे कि वैसे भी वफाक के साथ सिंध का ये या छोटे सूबों का होता है कि फंड्स जिस तरह के ऐलानात किए जाते हैं, तो जो मियाँ शहबाज शरीफ, उनके लिए हमें बेहद एहतराम है। वो अलग बात है, उनका मैनिफेस्टो अपना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना है, और उसको बयां करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो उस वक्त अपने मैनिफेस्टो के तहत चल रहे थे, और वहां जहां जहां इशूज आ रहे थे, और फ्रंट लाइन पर जो टीम की मुआशी हवालों से, उसमें जाहिर बात है वो शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की जो न्यू टीम थी, उनके अपने ही करीबी, घर के करीबी लोग थे, और टीम बार बार वो चेंज भी कर रहे थे, उसमें इशूज आते थे, और हम वो बात उस वक्त में वो रखते थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, कैमरा से पीछे भी और सामने भी, जब भी मौका मिलता था या जब भी वो मुनासिब था। मेरे ख्याल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस वक्त जो स्पीचेस हैं, तकारीर हैं, वो कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे कोल या सेल में तजाद है, या पहले हम ये बात करते थे अब ये, चूंकि हम चाहते हैं कि स्पेस हो सबके लिए, और उसमें अगर हम अपनी चीजों पर भी राय रख सकते हैं, पॉलिसीज पर, या उनको जो है बेहतरी के लिए, तो हम जरूर दूसरी पार्टीज जहां जहां उनसे भी गलती हुई है, उनसे भी अगर कोई चीजें रह गई हैं, तो हम अपना फर्ज समझते हैं, और बिल्कुल कंपटीशन में है, मुकाबले में है, और पीपल्स पार्टी को हर जगह जबरदस्त किस्म की पजीराई मिल रही है। न सिर्फ नादरन एरियाज में, आप देखिए कि बलूचिस्तान में भी हमारा अभी योम तासीस जो होगा 30 नवंबर को, तो उसमें भी आप देखिएगा कि बहुत ही लोग ज्वाइन करेंगे, अभी बहुत सारे लोगों ने किया भी है, और वो इज्तिमा भी ये लोगों की आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में जबरदस्त होगा, जिसमें लोग हमें एतमाद करते हैं हर सूबे में। तो मतलब कोई तो बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सोच में, या उनकी तकारीर में, या हमारी लीडरशिप में, तो ये सारी चीजें आया है। चलें, हाँ, देखते हैं कि अब वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड क्या मिलता है। अब ये अली गौहर बलोच साहब, ये इख्तलाफात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में ये इब्तदाई कहाँ से शुरू हुई? ये असम्बली ख़त्म हुई और उसके बाद जब 3 माह में इलेक्शन नहीं हो सके, ज़ाहिर हल्का बंदियाँ होनी थी और वो तमाम जो आइनी तकाजे थे वो पूरे होने थे, तो ये पीपल्स पार्टी का इस वक्त सिर्फ आपको ये सियासी बयानिया लग रहा है आप लोगों के खिलाफ, या ये जब ये PDM की हुकूमत में ये लोग भी शामिल थे और उस वक्त ये मशवरे देते थे, तो शहबाज साहब क्या उसको नहीं कंसीडर करते थे? उस दौर की ये शिकायतें और इख्तलाफात हैं जो अब इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ निकल कर सामने आ रही हैं? नहीं, अगर आप गौर से देखें और इन बातों पर या इन इतराज़ात पर मतलब गौर करें, तो आपको साफ नज़र आता है कि ये इतराज़ात जो हैं ये मोस्टली वो हैं जो कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन की स्ट्रेटजी के तौर पर वो अपनाए हुए हैं, और अगर देखा जाए तो उनमें कोई वजाहत भी नज़र नहीं आती कि इसका जवाब क्या है, या इस बात करने का मकसद क्या है। जिस तरह से कि देख लें कि जब हुकूमत में थे तो आपको बेशुमार ऐसी जगह पर उनके बयानात जो हैं वो बिलावल साहब के भी नज़र आएंगे, जरदारी साहब के भी, जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने बड़ा हर लेवल पर उन्होंने कहा जी हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम हुकूमत के बिल्कुल इसका जो भी कारकर्दगी होगी, अच्छी होगी, कमज़ोर होगी, हम बिल्कुल उसके इनके शाना बिशाना खड़े हैं। और बल्कि तहरीके अदम एतमाद के बाद PMLN तो इलेक्शन की तरफ फौरन जाना चाहती थी। इसके ऊपर भी जो बज़िद थे वो आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि इस हुकूमत को जो है वो मतलब है कि आगे चलाना चाहिए। लेकिन बहरहाल जहाँ तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मकसद है? इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब आप देख रहे हैं KPK में भी जलसे कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आया उनको कोई जलसे करने में रुकावट है? आया कोई उनके कुछ लोगों के खिलाफ कोई ऐसे केसेस बन गए हैं
जो कि PMLN ने बना दिए हैं किसी पार्टी ने, तो वो आप बता दें, वो भी कोई नहीं बिला जवाब है। कल तक जरदारी साहब तो सब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। असल मसला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और लाखों की तादाद में कारकुनान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया, मीनार पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ जिस तरह के PMLN ने किया। एक्चुअली बासियत मध्य मुकाबल पॉलिटिकल पार्टीज के वो चीज किसी दूसरी पार्टी से हजम नहीं हो पा रही, और वो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं। अली गौहर साहब, वो वापसी में जिस तरह के प्रोटोकॉल्स उन्हें वो लंदन से यहाँ तक मिले हैं, तो वो शायद इनका एतराज़ ये है कि वो प्रोटोकॉल्स फिर बाकी जो साबिक वज़राए आज़म है उनको क्यों नहीं मिलते, और अभी ज़ाहिर है कि चूँकि केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब पर से, तो वो उन केसेस के रहते हुए किस तरह से वो तमाम प्रोटोकॉल्स मिल सकते थे? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने पहले भी कानून का रास्ता इख्तियार किया था, और वो जब उनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी तो वो उनकी अहलिया सख्त बीमार थी और जिस हालत में थी वो पूरी दुनिया को पता है। और उसके बाद अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, वो मतलब वफात पा गई। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ आए, वो उनकी बहादुर बेटी थी जिसने अपने वालिद का हमेशा हर जगह पर जो है वो मतलब भरपूर साथ दिया, और वो उनकी ताकत बन के उभरी है, और यकीनी तौर पर वो उनकी ताकत बन के उभरी है। तो मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त भी उन्होंने 2-2 साल जेलों में, जमानतें नहीं है, पूरी फैमिली जो है, हमारी पूरी लीडरशिप जो है PMLN की, वो जेलों के अंदर थी, उनको दीवारों के अंदर चुनवाया जा रहा था। इसके बावजूद भी हमने मुल्क में कोई इंतशार नहीं फैलाया। और आज भी अगर नवाज शरीफ साहब आए तो उनके केसेस अदालतों में, वो कानून का रास्ता अपनाए हुए हैं, अदालतों के आगे सरेंडर किया है, तो फिर मतलब है कहाँ से फेवर, अभी तो फैसले भी नहीं आए। हाँ, पीपल्स पार्टी खुद तस्लीम करती है कि ये झूठे केसेस हैं, और अगर ये झूठे केसेस हैं तो फिर इनको किस जगह पर इनको वो नजर आया है जनाब को जो कोई हमारी अगर कोई सहूलतकारी हो रही है। हाँ, हमारी सहूलतकारी अवाम जरूर कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब लाडले जरूर हैं, लेकिन वो अवाम के लाडले हैं, क्योंकि उन्होंने 13 से लेकर 18 तक जब बड़े बड़े चैलेंजेस थे तो नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की खिदमत करके पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देकर IMF प्रोग्राम को उस वक्त खुदा हाफिज़ कह के ये साबित कर दिया। लोग एतमाद करते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत की गारंटी समझे जाते हैं अवाम की नज़रों में, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से हमारी दीगर जो मध्य मुकाबल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खायफ है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बलूचिस्तान के लोगों ने ज्वाइन किया जी, ये प्रोपेगेंडा जी, वो पहले पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं, जाहिर है वो लोग हैं जो अपने अपने इलाकों में मुअस्सर हैं बलूचिस्तान में, और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोग। अली साहब, अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये जब नया साल शुरू होगा तो ये वो छोड़ के फिर पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे वो आप लोगों, ये दावा तो अभी भी फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से किया गया है पिछले एक प्रोग्राम में। देखिए, बात ये है कि अगर कोई चला जाता है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं तो अगर देखे ना वो चले जाएंगे तो चले जाएं, लेकिन अभी तो वो आए हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कुंडी साहब की भी मेरा ख्याल है कि वो इतने इस तरह के वो लोग नहीं है कि वो मतलब है कि एक महीने में एक अनाउंस करेंगे, दूसरे महीने में कोई दूसरा फैसला अनाउंस कर देंगे। हाँ, जाहिर है उन्होंने अपने हलकों से वोट लेने हैं। अगर उन्होंने देखा है कि ऑन ग्राउंड PMLN का वोट उन्हें सपोर्ट करता है तो फिर ही उन्होंने PMLN को ज्वाइन किया है, या उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में इत्तेहाद में PMLN के लिए आना चाहते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी होती तो वो यकीनी तौर पर उधर चले जाते। तो ये कोई मतलब है, ये तो बड़े ओपन एंड शॉर्ट केसेस हैं और बिल्कुल ओपन चीजें हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चले अब आप भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आपको तो कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, और मियां नवाज शरीफ आवाम के लिए एक्सेप्टेबल हैं, इकॉनमी के लिए वो बड़े लाजिम व मलजूम है अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं सस्सी साहिबा, आप लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एतराज़ उठाया, बिलावल साहब तो अभी आप देखें KP के दौरे पर हैं, एक शहर के बाद दूसरे, कल वो पेशावर जाएंगे, मर्दान, एबटाबाद, और आगे उन्हें मजीद कई शहरों में जलसे करने हैं। तो ये जलसों में तो आप लोग भी आ रहे हैं, आप लोग भी आवाम में जा रहे हैं, फिर क्यों एतराज़ है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का? आपको तो अवेलेबल लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए, फर्क है, अब सा फर्क है, हमारे से उस तरह मैनेज और अरेंज नहीं है जैसे मियाँ साहब को रिसेप्शन, फिर उनकी रवानगी, यहाँ आना उनका, फिर वो जलसा, फिर वह कैबिनेट, पंजाब की फेडरल, फिर दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजें। अब कौन सी चीजें गिनवा कर कौन सी गिनवाऊं।
तो वो तो सारी वो कौन सा इन्फ्लुएंस है, वो कौन सी क्या वो अनड्यू उसमें, अब ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। और उस हवाले से तो हमारी जो सियासत है, हमारा जो रुख है, उसमें तो वाज़े फर्क है। हम निज लोगों की ये सारी रिसेप्शंस और प्रोग्राम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जहां भी खुशी की बात है। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं। थरपाकर में आपने देखा कि सिर्फ थर्क का ही क्राउड था, तो लाखों में लोग थे। और इतनी बड़ी दिवाली और माइनॉरिटीज के साथ जो हमारे भाई बहन है, पाकिस्तान के सफेद जो हिस्सा है झंडे का, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो प्रोग्रेसिव एक सोच रखकर और अपने पाकिस्तान के इस्लामी उसको भी अपने बुनियाद को भी लेकर वो आगे चल रही है, तो लोग उनको एतमाद करते हैं। हाँ, नून लीग जो है, नून लीग के असूलों में कोलो फैल में भी हमें बहुत बड़ा फर्क और तजाद जो हम कहें वो महसूस होता है। अभी जो कुछ हो रहा है वो मीडिया पे जिस तरीके से खबरें आती हैं नहीं आती, लेकिन लोगों के आंख और ये देख रहे हैं, दिमाग भी है सोचने वाले, वो फर्क उसमें देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी जो है अपने अवामी राय, अवामी वोट, अवामी सपोर्ट के साथ बढ़ रही है। तो और शशि साहब क्या हो रहा है जिस जानिब आप इशारा कर रही हैं? क्या मियां साहब को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सहूलत मिल रही है? वो वापस आए हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, अब जो भी अदालतों ने फैसला करना है वो उसी के मुताबिक आगे सूरत हाल वाज़े होगी कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। ये भी कुछ दिनों में वाज़े हो जाएगा। तो ये सब कुछ तो अदालतों में और कानून के मुताबिक ही हो रहा है। आपको इस पूरे निज़ाम पर भी कोई एतराज़ है? अरबाब साहब, एक तो मैं अगर ये एज ए पाकिस्तानी एक पार्टी की कारकुन के हिस्से से भी न्यूट्रल होकर भी बात करूं, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आप देख ले, रेल जेल हो, जो भी हो, लोगों के बीच में उन्होंने भुगता और बदतरीन विक्टिमाइजेशन को फेस किया। आसिफ अली जरदारी साहब हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा हो, हम अवाम में थे। पीडीएम को जब जरूरत थी मियां साहब की सेहत हमारे लिए भी पहले, आपको पता है जब गिरफ्तारियां होती थी सबसे पहले पार्लियामेंट में जो एहतजाजी आवाज आती थी वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आती थी, आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की आती थी। तो नून लीग के लिए तो हमने हमेशा उनसे बढ़कर, उनके अपनों से बढ़कर हमने आवाज उठाई है। लेकिन जब वो जिस तरीके से आए हैं, तो क्या ये अवामी तरीका है? क्या जो ये लेवल के जो है डिफरेंस पैदा हो रहा है फील्ड्स का, तो उसमें जो फूल उछाले जा रहे हैं या सजाए जा रहे हैं, क्या वो अवामी है? 100% अवामी नहीं है, बल्कि उनको चाहिए था एक लीडर की तरह वो सारी चीजें उनको वो उन्होंने पहले भी फेस की है। जो जाहिर बात है, विक्टिमाइजेशन को हम हमेशा रद्द करते हैं, लेकिन वो अभी आते तो इलेक्शन के लिए ऐसा माहौल होता जिस सारी पार्टीज का जो उनके साथ मीडियम में खड़ी थी या बाद में जो नहीं हुई थी, लेकिन उनका साथ उन्होंने 16 महीने में भी दिया, तो वो उनके लिए भी काबिल कबूल बात होती और उनमें दिखाई देता किसी और के। शशि साहब अभी कह रहे हैं कि वो आने से पहले बेल अप्लाई नहीं करते, वो बेल ना लेते और आने के बाद पहले जेल जाते। अरबाब साहब न सिर्फ अदालती हवालों से, लेकिन जो हर कदम कदम पर जो मैनेज चीजें मिल रही हैं, जो क्या वो दिखाई नहीं देती, दिखाई दे रही हैं। अब वो अलग बात है कि हमारी मीडिया में कितना स्पेस है किस चीज को क्रिटिसाइज करने का है नहीं। मेरे ख्याल में इलेक्शंस जो निगरान कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस उस बात पर वो रखती है, डिपेंड करती है कि हर जमायत के लिए वो सारी चीजें हों, या अगर उसूल है तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। और पीपल्स ठीक है, उसूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप ये आपका पीपल्स पार्टी। शशि साहब साथ ही रहेगा। उसामा गाजी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो उसामा साहब, ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है नून लीग कह रही है कि हमें तो कोई अलग से कोई हालात नहीं मिल रहे या हमें तो कोई नहीं फैसिलिटेशन मिल रही, लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा इस वक्त वाज़े मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब के साथ इस वक्त लाडलो वाला ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको बड़ी सहूलियात दी जा रही हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये वाकई इस बयान में कहीं कोई सदाकत, कोई बुनियाद बाकी इस वक्त मौजूद है? अरबाब, अभी हमारे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर है, आईनी और कानूनी माहिर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का वाज़े इजहार किया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, बायोमेट्रिक से लेकर वहाँ पर वज़ारत ख़ारिजा के लोगों का होना, उनको गाइड करना कि जाकर आपको क्या बयानियाँ जिस तरह बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी एक तसलसल है। और उसके बाद यहाँ पर आना, पेश होना और फिर अचानक से नैब का सारा कुछ कह देना कि जी हमें किसी चीज पर ही कोई एतराज नहीं है। वहां पर नैब का पहले से मौजूद होना
प्रोसिक्यूटर, यहाँ तो नोटिस होते हैं ना, फिर वो आएंगे कि जी आपने जवाब दाखिल करना है, आपने क्या करना है। वो कहते हैं जी हम आप पहले ही बैठे हुए हैं, हमें एतराज भी कोई नहीं। तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। क्या पाकिस्तान में किसी और के साथ किसी और मुल्जिम नहीं, मुजरिम, किसी और मुजरिम के साथ ये हुआ है? जिस भी तरह से वो बाहर गए हों, जिस भी वजह से गए हों 4 साल, फिर देखिए अच्छी बात है कि चलें ये इसी नुक्ते को जरा उसामा आगे बढ़ाते हैं। छोड़ लेना है, मैं यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उसामा भी अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और फिर ये तमाम नुकात अली गौर बलूच साहब के सामने भी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली गौर बलूच साहब, ससी पलीजो साहबा, उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, ब्रेक से पहले आप ये बता रहे थे कि अब कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से भी ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एतराज़ उठाया जा रहा है। तो अब ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले से ही एतराज़ कर रही थी, अब JUI भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। तो अब जब ये जमातों के एतराज़ात बढ़ते रहेंगे तो आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में इलेक्शन के करीब तो फिर इलेक्शन रिजल्ट मुतनाज़ हो सकते हैं, फिर नताइज ये जमातें कैसे तस्लीम करेंगी? और इलेक्शन रिजल्ट तो अपनी जगह अरबाब, उससे पहले देखिए प्री पोल रिगिंग की ये बात शुरू हो गई है कि हर कोई कह रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि हर पार्टी को अपने तौर पर खतरात हैं या अपनी शिकायत है। मिसाल के तौर पर जमीयत इस्लाम ये कहती है कि जी हम तो कैंपेन ही नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम तो निकल ही नहीं सकते इन हालात में, दहशतगर्दी का हमारे ऊपर इतना खतरा है। अब यही हमने हालात देखे थे अवामी नेशनल पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी में, कि दहशतगर्दी के खतरे की वजह से उनके लोगों पर अटैक हुए। और इसमें नून लीग पर भी वहां पर पंजाब में उनके वजीर थे सूबाई वजीर, जो कि इस तरह से खुदकुश हमले में शहीद हो गए। तो ये हमने माजी में भी देखा है कि पार्टी की मुश्किलात थी। अब हर पार्टी अपने लिए मसाइल का कह रही है। मिसाल के तौर पर MQM ये कहती है जी पीपल्स पार्टी की वजह से हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वहां पीपल्स पार्टी के सारे लोग हैं, वो ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है जी हम वहां पर कोई तरक्याती काम नहीं कर सकते, पंजाब में हो रहे हैं, काबीना में लोग नून लीग के हैं। तो हर एक के अपने मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, जो कि बड़ी तशवीश की बात है। अगर इलेक्शन से पहले ये सब कुछ है और अगर कोई नहीं पास कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ एक जमात है, वो है मुस्लिम लीग नून। अब उसके ऊपर ये सारा बोझ आ रहा है और ये लग रहा है कि लोग तो उसकी तरफ जा रहे हैं। उसने इलेक्टेबल्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जिन पर वो इतराज करते थे कि ये लोग कभी भी हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो बाप पार्टी हो या इलेक्टेबल्स या पंजाब के हो। अब ये भी खबर है कि जो भी पंजाब से खुसरो बख्तियार साहब, दीगर लोग, उनको भी शामिल किया जा रहा है। अब उनके लिए मसला होगा अपने लोगों को भी किस तरह एडजस्ट करें। तो मुझे खतरा यह है कि जिस तरह सिलेक्शन कमीशन का अभी तक किरदार रहा है, अदालती मामला भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन से पहले मुझे जो ही ये अनाउंस होगा, अभी हम शेड्यूल देखते हैं, अगर ये दिसंबर में, मिड दिसंबर में अनाउंस हो जाता है तो वहीं पर मुझे लगता है कि हालात बड़े अजीबोगरीब, खुदा ना खास्ता। सही। तो ये अली गौर साहब, ये सिर्फ आपकी एक जमात है अभी तक जो कि जिसको कोई शिकायत नहीं है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी नहीं कर रही, जो कुछ दिन पहले तक कोई इलेक्शन डेट के हवाले से भी कोई ख़ास आप लोग का ऐसा मौक़िफ़ नहीं था, यानी अगर वो डिले भी हो रहे थे तो शायद आप लोगों को एतराज़ नहीं था कि मियाँ साहब वापस आ जाएँ, वो अपनी कैंपेन शुरू कर लें, वो आवाम में जाएँ ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो इस वक्त ये तासुर उभर रहा है फिर कि, और ये मजबूती भी पकड़ रहा है कि सिर्फ एक जमात है जिसको कोई एतराज़ नहीं है, बाकी तो सभी अपने अपने तौर पर एतराज़ात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जिस तरह से कि मैंने पहले बताया है कि जाहिर है कि PMLN की पॉपुलैरिटी जो है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है, और मीनार पाकिस्तान के जलसे ने तो उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी है। साथ ही साथ मैं इन तमाम दोस्तों से ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी उसामा गाजी साहब कह रहे थे एक बात में कि जो मतलब है कि अदालतों के ज़रिए या इस तरफ उनका इशारा था जी कि जो PMLN को है वो किसी और पार्टी को नहीं मिल रहा। तो मैं उसामा साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, 8-8 मिनट में 8-8 ज़मानतें इन्होंने होती हुई देखी हैं। इन्होंने गुड टू सी यू की बातें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती हुई देखी हैं, और ये भी देखा है कि एक बंदा जो है वो रिमांड के अंदर है और उसको कहा है कि इसको छोड़ दो, इसको रेस्ट हाउस में ठहराओ, इसकी सारी फैमिली को इसके साथ बिठा दो और इसको प्राइम मिनिस्टर वाली मर्सिडीज़ में बिठा के लाओ अदालतों के अंदर। और वही शख्स फिर अदालत के अंदर बैठकर ये कहता है, जब 9 मई का वाक़या हो जाता है, कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर यही वाक़यात होंगे। तो ये सारा सिलसिला। फिर उसके बाद आपने देखा कि 2000 अगर मादी करीब की बात की जाए तो 2002 के इलेक्शन थे, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे।
2008 के इलेक्शन थे, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। 2018 के इलेक्शन थे, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। हमने तो किसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से एनआरओ नहीं लिया और ना ही कोई एनआरओ करवा के नवाज शरीफ साहब बाहर से आए। हमने तो पहले भी जब नवाज शरीफ साहब आए तो अदालतों के आगे सरेंडर किया, अब भी आए तो अदालतों के आगे सरेंडर किया। हाँ, हम अवाम के बिल्कुल ताकत का सरचश्मा। तो अली गौर साहब, ये जो सरेंडर करने का आप लोगों का तरीका था, असल में पीपल्स पार्टी और शशि साहिबा ने उसी पर तो एतराज़ उठाया था कि ये कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर अगर कोई भी शख्स हो तो वो उसके साथ क्या तरीक़ाकार और रवैया इख्तियार किया जाता है, और अगर कहीं कन्विक्शन ना हो तो उसके साथ क्या तरीक़ाकार होता है। वो उस तरीक़ेकार पर ही तो एतराज़ है इनका। देखिए, बात ये है कि जब अब भी हमारे केसेस अदालतों के अंदर है, हम अदालतों को फेस कर रहे हैं। हाँ, अगर हम भी ये शोर मचाना शुरू कर दें कि भाई ये तो प्री पोल रिगिंग हो रही है क्योंकि हम अदालतों के अंदर जा रहे हैं, हमें हमारे केस नहीं, अगर तो वो झूठे मुकदमात हैं। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब ने कितने 100 पेशियां अदालतों में जाकर, किसी और सियासतदान ने वो सुबह रात को लाहौर जाते थे, सुबह फिर इस्लामाबाद आते थे, सैकड़ों के लिहाज से पेशियां, कितना कितना अरसा जमानतें नहीं हुई, और नैब के अकूबत खानों में 90 दिन उन्होंने गुजारे, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गुजारे। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये कहना कि ये विक्टिमाइजेशन नहीं, हाँ, क्योंकि हमने आगे की तरफ बढ़ना है, हमारी तवज्जो मईशत की तरफ है। जाहिर है नून लीग के टिकट के तो उस वक्त भी लोग ख्वाहिश, आपने वो उस वक्त आपको याद होगा कि जब ये अदम एतमाद की तैयारियां हो रही थी और अदम एतमाद का प्रोसेस चल रहा था, तो उस वक्त जिन उम्मीदवारों से या MNA से या पार्लियामेंटेरियन से रब्ता किया जाता था अदम एतमाद के वोट के लिए, तो वो आगे से पीपल्स पार्टी के लोग जाते थे और वो कहते थे कि हमें नून लीग का टिकट चाहिए। ये आपने मीडिया पर भी बातें आई जो सब ने सुनी। तो मुझे ये बताएं, उस वक्त हम तो जेलों में पड़े हुए थे और हमारी लीडरशिप तो उस वक्त मतलब है कि केसेस बने हुए थे हमारे खिलाफ। तो बात ये है कि असल में दो चीजें हैं। 2013 से जो 18 का पीरियड है वो लोगों के दिनों पर नक्श है, और लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही वो लीडर हैं जो पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकाल सकते हैं। लिहाजा अब लोगों के लिए उम्मीद की किरण जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। इस वजह से हाँ, आपने JUI का हवाला देखिए, मौलाना साहब के साथ आज भी बड़े अच्छे रिलेशन है, बड़ा इज्जत वाला रिश्ता है, लेकिन ये भी तो हकीकत है KPK में मानसहरा काफ़ी बेल्ट ऐसा है जहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, JUI और नून लीग एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। MNA की भी हमारी सीट है, जबकि RTS सिस्टम के जरिए वोट चुराए गए थे, फिर भी हमें KPK से सीट्स मिली थी। तो वहाँ पर पॉकेट्स जो है नून लीग की भी बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रांग है। आपने देखा कि यही जो आपके साबका वो चीफ मिनिस्टर थे KPK के खटक साहब, उनके हलके से भी PMLN के वो हमारे उम्मीदवार जीत गए थे जो उनके भाई की सीट खाली हुई थी। तो ये उस वक्त तो KPK में PTI की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो अब जिसको जहाँ जाहिर है ये तो सूट करता है वो वहाँ इत्तेहाद भी बना रहा है। ठीक है अली गौर साहब, मैं आपकी तरफ जरा वापस आऊँ। शशि साहिबा, ये अब इस वक्त जो आप लोग ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इस वक्त एक तहफ़्फ़ुज़ात का और एतराज़ का इजहार कर रहे हैं, अगर ये इलेक्शन करीब आने तक आपके ये मसाइल नहीं हल हुए और आपको नहीं लगा कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो इलेक्शन के बाद फिर उसूली मौक़िफ़ क्या होगा? फिर इसी नून लीग के साथ जिस पर आप एतराज़ कर रहे हैं हुकूमत में बैठेंगे, या अपोजिशन में बैठ कर फिर इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर आप कोई तहरीक वगैरह चलाएँगे? फिर आगे क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी अगर ये एतराज़ात दूर नहीं हुए आपके? देखिए अरबाब साहब, ये तो बात तय है कि पीपल्स पार्टी जो है मुकाबले से घबराने वाली नहीं है। मैदान कभी भी हम खाली नहीं छोड़ते, भले चीजें हमारे लिए मैनेज न हो, और जाहिर बात है हम उसका एक्सपेक्ट नहीं करते। हम अवामी लोग हैं, आवाम के लिए सियासत करते हैं और उनके लिए कुर्बानियां जो दी हैं। अभी विक्टिमाइजेशन की बात हमारे भाई कर रहे थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हम माजी के किस्सों को खोलेंगे तो हमारे लिए तो चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलसरात आग के दरिया थे जो पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान को बचाया है। हमने कोई अपने जाती मफाद के लिए नहीं। अगर आइन दिया, अगर एटॉमिक प्रोग्राम हमने दिया, अगर CPEC को हमने शुरू किया, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, अगर हमने जो है अमृत के जो दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिशें काविशें की, उसी का तो हम भुगत रहे हैं। बाकी बात यह है कि हमारा कौन सा वजीर आजम था जिसको टेन्योर पूरा करने की इजाजत दी गई थी?
हमारे तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी पे चढ़ाया गया था तो कौन सी जमायतें उस वक्त जनरल जिया के साथ जो है लाइन में खड़ी थी, और उसके बाद भी 80s में भी जो एमआरडी का दूसरा दौर था उसे हम तो बचपन तक हम जैसों ने भी कोट लखपत के सामने ईदों पर भी अपने वालिदीन का इंतजार करते हुए गुजारे हैं, और हमने तो लीडर्स की जो है ये मौका तो नवाज लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म को भी नहीं मिल सका। Bob, sir, there's a huge difference. Please try to understand that. Obviously, you know it very well. कि जिस तरीके से हम नहीं चाहते कि किसी की उंगली भी कटे, मैं कह रही हूँ ना, जो आग के दरिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कोई हर जगह जाना इतना उस तरह जो है आसान तो नहीं होगा ना, सिक्योरिटी की हम बात करने को, लेकिन वो बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा पॉइंट आपका आगे जरा मौका दीजिएगा, मैं एक ब्रीफ कमेंट उसामा से भी इस पूरी सिचुएशन पर लेंगे। तो उसामा, ये अब जाहिर है कि दोनों जमातों के एतराज़ात इलेक्शन तक हम देखेंगे और उसके बाद फिर एक साथ बैठा हुआ इनको देखेंगे हम एक बार फिर? इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास माजी की मिसालें हैं कि इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा खौफनाक बयानात एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद सब इकट्ठे हो गए। इस दफा फर्क ये है, अरबाब के पहले ये होता है, हम देखते हैं कि सब अपने अपना इलेक्शन अलग लड़ते हैं, अपनी अपनी पोजीशन पर, अपने अपने मैनिफेस्टो पर, अपनी अपनी जमात पर। लेकिन नून लीग को इस दफा जरूरत ही पड़ गई है कि पहले देखिए, एक होता है इलेक्शन लड़ने के बाद अब इत्तेहाद में जाते हैं कि अच्छा जी अब हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, हमने भी पीडीएम का देखा था। लेकिन अब इस दफा ये हो रहा है कि नून लीग को हर सतह पर, यानी खैबर पख्तूनख्वा में उनको मौलाना की जरूरत है, बलूचिस्तान में उनको जनाब बाकी सबकी जरूरत है। अच्छा, मेंगल साहब और महमूद चकसी साहब अभी तक नाराज हैं, उनको भी शायद वो किसी ना किसी तरह से मनाएंगे, जो कि मुश्किल होता चला जाएगा। सिंध में उनको एमक्यूएम की, जीडीए की, सबकी जरूरत है। ये पहली दफा है कि नून लीग इतना, शायद मुझे लगता है, अपने आप को कमजोर समझ रही है कि पंजाब में फिर उन्होंने कहा इलेक्टेबल्स के लिए, जिनको वो लोटे कहते थे, जिनको नहीं दिया जाएगा, फिर उनके लिए दरवाजे वो खोल रहे हैं। तो ये एक डायनामिक्स हम पहली दफा देख रहे हैं। बाकी ये है कि अगर पीपल्स पार्टी रह जाती है, कोई और जमात, तो उसको बाद में भी फिर जब ऐसे हालात हुए तो नेशनल गवर्नमेंट में फिर वो सीटें हैं। चलो, अब ये इनकी ये कमजोरी है सियासी तौर पर या ये एक स्मार्ट सियासी है, इस पर आने वाले दिनों में भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, सस्सी पलीजो साहिबा, उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। $70 करोड़ जब पाकिस्तान को मिलेंगे तो उससे पाकिस्तान की मईशत पर कौन से बेहतर असरात मुरतब होंगे, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की एक और इमदादी किस्त मिलने वाली है, और अब इस सिलसिले में IMF के जो बयानात हैं वो पाकिस्तानी मईशत के लिए खासे हौसला अफजा है। और IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ को भी हासिल किया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई में भी कमी का इम्कान है। जो इस वक्त एक्सचेंज रेट है वो भी मार्केट की बुनियाद पर उसको बरकरार रखने की बात की गई है। लेकिन क्या वाकई ये आगे आने वाले दिनों में मुआशी बेहतरी आएगी और महंगाई में कमी होगी? चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी से ऐलान किया गया है वजारत ख़जाना की तरफ से कि गैस की कीमतें एक बार फिर जनवरी में बढ़ाई जाएंगी, बिजली की कीमतें भी बतदरीज बढ़ती रहेंगी, और इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं मार्केट में, जो इंटरनेशनली वो उनमें गिरावट आती है, तो उसका वो फ़ायदा जिस तरह मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पाता, चूँकि एक्सचेंज रेट फिर वहाँ पर आड़े आ जाता है। तो आने वाले चंद माह जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आती, जब तक कि निगरान हुकूमत है, और फिर मुंतखब हुकूमत के आने के बाद भी क्या मुआशी बेहतरियाँ आ सकती हैं, उसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हैं, वजारत ख़जाना के साबिक़ मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो $70 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, इससे अगले 2-3 माह में क्या मईशत में कुछ बेहतरी आएगी? क्या क्या बेहतर स्टेप्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, देखिए, पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है, ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ। जब भी आपने किया है तो आपके रिजर्व नीचे चले गए हैं। अब आपके रिजर्व्स कुछ बिल्ड होना शुरू हुए थे, $8.7 बिलियन पे थे जब जुलाई में मुआहिदा हुआ, इस वक्त $7.4 बिलियन पे हैं। तो इससे समझ लीजिए कि अगर आपने इन 2-3 माह में विद IMF ब्लीड कर रहे थे आप, तो ये $700 मिलियन आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। एक्सटर्नल का आपको 23 से 26 अरब डॉलर इस साल चाहिए, IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो सकता। ये 700 मिलियन IMF के, बाकी आपकी कुछ फाइनेंसिंग जो आएगी कमर्शियल से $3.5-4 अरब डॉलर की, कुछ फाइनेंसिंग आपकी आएगी बायलैटरल से, कुछ मल्टीलैटरल से, कुछ आपको जेनीवा के प्लेजेस हैं। इसलिए IMF जो है पैरामाउंट है, वो
हमारे साथ चले। दूसरा ये है कि लोगों को क्या डायरेक्ट फायदा हुआ है। देखिए, अगर आपके रुपए की कदर को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से और एडजस्टमेंट्स ऑफ IMF जो कह रही है आपको, उन दोनों के साथ ना संभाला जाता तो आप 52 रुपए तक इस वक्त अपनी ये जो पेट्रोल की कीमत है इसको एक माह में कम कर चुके हैं, और 32 रुपए तक आप डीजल को कम कर चुके हैं। तो आप ये ना कर पाते। आगे चलते हुए आपने ये भी देखा कि आपका कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स में 93 लाख हाउस होल्ड्स तक कुछ पैसे जो हैं वो बेहतर हुए। सर्कुलर डेट को कम करना, आपने बिजली गैस की कीमत को दद्दोबदल किया, आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 60 रुपए किया। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी कि इसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो लोगों पर आया है। इन्फ्लेशन अब 27% पे नीचे आई है, कहीं 31-36% पे चली गई थी, पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आया है। सो हमें कौन के साथ वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान की जो SPI है वो 41-42% ईयर ऑन ईयर आया है, और तकरीबन 9% बढ़ा हुआ आया है वीक ऑन वीक, बिकॉज 480% उसमें गैस प्राइस का इंक्रीज है। और आप सोचने की बात यह है कि व्हाई इज द गैस प्राइस इंक्रीज सो बिग, बिकॉज हमने 3.5-4 साल से ये काम नहीं किया। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहते तो हमें एकदम ये इंक्रीज नहीं करना पड़ता। अब IMF दोबारा ये आपसे तय करके गया है कि जनवरी में ओगरा की नई डिटर्मिनेशन आएगी, जनवरी में ही नई नेपरा की क्वार्टरली टैरिफ्स आएंगे, और शायद अक्टूबर नवंबर में भी आएंगे, उनको आपको पास थ्रू करना है। सो ये अभी जो एडमिनिस्टर्ड एनर्जी प्राइसेस हैं इनका बोझ नहीं जाने वाला, और ये इन्फ्लेशन में एक रोल प्ले करेंगे। बट जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो कुछ संभली है, कुछ लोकल सप्लाईज बेहतर हुए हैं। इस तरह से इस वक्त जो पूरी इकोनॉमी है वो चल रही है। इसी तरह ये सिलसिला चलेगा जब तक कि नई हुकूमत आकर या तो एक नया मुआहिदा नहीं करती, और दूसरा साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो ज्यादा होल्ड नहीं लेते। उससे क्या मतलब है, एस्टैब्लिशमेंट ने मेजर्स क्या लिया बाप, बड़े क्लियर हैं। स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, डी डॉलराइजेशन की कोशिश की गई, आपने होर्डिंग को रोका, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बेहतर किया। इनको चलाते रहने की जरूरत है, ये कोई 2 दिन में नहीं हो जाने, कोई इन्वेस्टमेंट SIFC के थ्रू 2 दिन में नहीं आ जाने। सो दिस इज लार्जली वेयर वी स्टैंड बाप। तो खाकान साहब, ये इसी तरफ में आ रहा था कि ये जो स्टेप्स इस वक्त लिए गए थे और उसके नतीजे में हमने देखा था कि डॉलर बड़ी उसमें कमी भी आई थी, और जो एक्सचेंज रेट था वो खासा नीचे आ गया था। IMF भी ये कह रहा है कि एक्सचेंज रेट मार्केट की बुनियाद पर होना चाहिए, लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रो कर रहा है। ये 270s में आके वापस 280s में गया है। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर ये कहाँ तक जाएगा, महंगाई फिर बढ़ सकती है, और ये इसके बढ़ने की क्या वजूहत हैं इन तमाम कार्रवाइयों के बाद, जरा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। So Bob, we are a nation who loves 2 things. One, PIA, and second, our exchange rate. So, और इन दोनों चीज़ों पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन तो अरबाब बड़ी सादी सी गुफ्तगू है। अगर आपकी पैदावारी सलाहियत ऐसी होगी कि आप 10 अरब डॉलर का एग्रीकल्चर इंपोर्ट ना कर रहे हो, और आपकी पैदावारी सलाहियत ऐसी होगी कि आप दुनिया को धागा, सूतर, कपड़ा, लेदर, इसके अलावा दुनिया को कोई गाड़ी बनी हुई, कोई बत्ती बनी हुई, कोई कंडक्टर बना हुआ, फोन बना हुआ, यानी कि एक्सपेंसिव गुड्स बेच रहे हो, तो फिर तो आपका रुपया स्ट्रॉन्ग करना बनता है, बिकॉज आप दुनिया से डॉलर कमा रहे हैं, हार्ड करेंसीज कमा रहे हैं। ये आप कर नहीं रहे, इसलिए डॉलर की जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो डिक्लाइनिंग ही रहा है। शॉर्ट रन में हमने 2019 में जब ये रिफॉर्म किया, और मैं टेबल पर मौजूद था जब हमने ये रिफॉर्म किया, और IMF का भी बड़ा इसरार था, हम भी समझते थे कि ये ठीक काम है कि इसको मार्केट बेस्ड कर दें, ताकि हम इसको कंट्रोल करने की बजाय सप्लाई और डिमांड पे बेस करें। अगर तो आने वाले 4-6 महीने में कमर्शियल 3.5 अरब डॉलर, बायलैटरल सारे जो आपके पैसे आने हैं फ्रेंडली कंट्रीज से, प्लस रोल ओवर्स, प्लस मल्टीलैटरल्स, ADB, AIIB, वर्ल्ड बैंक और IDB, ये सारे प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स, और 9 से 10 अरब डॉलर जो जिनीवा के प्लेजेस थे उसमें से खातिर खा लोन्स, प्लस एक्सपोर्ट्स 2.5-3 अरब डॉलर पे रहीं, और रिमिटेंसेस भी 2.5-3 अरब डॉलर पे रहीं। तब तो आप इस्तेहकाम देख सकते हैं अपने रुपए में। अदरवाइज अगर आपका सप्लाई साइड प्रेशर ना उस तरह बना कि सप्लाई बढ़ी हुई आ रही है और डिमांड पिकअप करती रही, अभी ये हुआ है कि डिमांड पिकअप की है, पहले एकदम सप्लाई इंक्रीज की थी, आपने एक तीसरी मार्केट इलीगल निकाली, एक्सचेंज मार्केट से डॉलर जो है वो इंटरबैंक में आए,
एक्सपोर्टर ने सोचा कि मैं आज बेच दूं 305 पे, वरना 270 जैसे आपने कहा उसके करीब जाके ना बेचना पड़ा। अब रिवर्स हो गई ये सिचुएशन, एक्सपोर्टर फिर आपसे डॉलर होल्ड कर रहा है कि नहीं शायद रिवर्सल में मुझे बेहतर रेट मिले, इंपोर्टर आज खरीद रहा है। सो ये अभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स और अल्लाह करे कि कोई इन्वेस्टमेंट रेकोडिक की बात आगे बढ़ रही है, ऐसी कोई बड़ी आ जाए ताकि हमारी सप्लाई ऑफ डॉलर। तो खाकान साहब ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आए बगैर क्या कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस इस वक्त हमारे पास हैं? चूंकि ये इन्वेस्टमेंट्स का हम इंतजार कर रहे हैं, ये तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें ज़ाहिर वक्त भी लगता है। कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हमारे पास इस वक्त मुल्क में ही मौजूद हैं? एक्सपोर्ट की जो इस वक्त गुंजाइश मुल्क में लगी हुई है और नहीं इस्तेमाल हो रही, उसको इस्तेमाल करने की जितने ज़राए हैं वो इस्तेमाल करें, नंबर 1। और जो कर्ब मार्केट है, जो ओपन मार्केट है और जो हमारी इंटरबैंक है, उसमें रेट का फ़र्क कम से कम रखें और सारे बैंकों को और सब लोगों को और सब मिशंस को अब्रॉड कहें कि रेमिटेंसेस को इंश्योर करें कि वो आए थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। हुंडी हवाला पे सख्ती से अमल करें और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस कारोबार को बंद करें। तीसरी बात यह है कि डेट इंस्ट्रूमेंट से जितने फ्लोज आने हैं प्रोजेक्ट नए सामने रखें। अभी भी ग्रीन फाइनेंसिंग में और हमारी फ्लड फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग अवेलेबल है। हमारी इनर्शिया है सिस्टम का जो इसको नहीं अभी भी एक्सेस कर पा रहा, वो एक्सेस करें। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो दुनिया को बेच सकते हैं उनको बेचने के लिए आगे बढ़ें। ये 4 काम आपको इजीली कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर लो हैंगिंग फ्रूट है, ये 5वां काम है। अपनी पैदावारी सलाहियत को जितना बेहतर कर सकते हैं, इसमें लिम्स के नाम से एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से एक इदारा बना है जो इस पे काम कर रहा है। 10 अरब डॉलर में से 2-4 अरब डॉलर भी बचाना शुरू कर देंगे और थोड़ी सी इसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपका बहुत सा ये जो सप्लाई एंड डिमांड का मसला है ये बेहतर होने लग जाएगा डॉलर का। ये वो काम है जो किए जा सकते हैं। तो खाकान साहब, इसका मतलब आने वाली हुकूमत में जो भी फाइनेंस टीम होगी उसमें बड़े एक्सपर्ट लोगों को, बड़े एक्सपीरियंस लोगों को शामिल करना पड़ेगा अगर इन स्टेप्स को शफाफियत के साथ लेकर आगे चलना है तो। पाकिस्तान अरबाब is in a competence crisis. HR is policy. This we are unable to recognize as a nation. आप चाहते ये हैं कि आप एक जनरलिस्ट सिस्टम से जिनका काम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करना है, उनसे एनर्जी की सर्जरी नहीं हो सकती। बजट एक्सपेंडिचर सर्जरी मांगता है, वो एक टेक्निकल काम है। मैक्रो इकोनॉमी की दुरुस्तगी जो है वो एक सर्जरी मांगता है, वो एक टेक्निकल काम है। इसके लिए टेक्निकल कॉम्पिटेंट लोग लाइए, उनको पैसे दीजिए, उनको रिंग फेंस कीजिए फ्रॉम ये जो बाकी इदारे हैं जो बाद में इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उनको कहिए कि 3 साल में पाकिस्तान की एनर्जी की, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स की, पाकिस्तान के FBR की और रेगुलेटरी निज़ाम की सर्जरी कर दें। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान, मेरे माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।